हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामर कंसेप्ट ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग डीएलएड प्रीवियस क्वेश्चन 2022 का देखेंगे। चूँकि डीएलएड का जो फॉर्म भरने की तिथि मैं फिर से बता रहा हूँ कि 14 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है और अब आपके पास बिल्कुल कम समय है, चूँकि 13 मार्च से इसका एग्ज़ाम निर्धारित है। तो पहले ये समझना होगा कि जो पिछले बार का जो एग्ज़ाम हुआ था डीएलएड में कौन कौन सारे सवाल किए गए थे। तो मैं कुछ साइंस से जो सवाल किए गए थे, जिसमें मैंने पहले भी बताया हूँ मैं आपको कि साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें जो सवाल किए गए थे मैं उस सवाल को आपके सामने बोर्ड पे आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले फटाफट कीजिए कि एक कॉपी, एक नोटबुक, एक जो है पेन लेकर बैठिए ताकि सारे सवालों को आप लिख सकें और समझ सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग हल करते हैं इस सवालों को। सबसे पहला सवाल मैंने लिखा है कि मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है। मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है, यानी निम्नलिखित में जो दिया हुआ है नीचे 4 विकल्प जो है, जैसे अमीबा है, गोबर छत्ता है, उड़हुल है, अमरबेल है, ये 4 विकल्प है। तो इन 4 विकल्पों में ऐसा कौन सा विकल्प है जो मृतोपजीवी का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा परपोषी किसे कहते हैं, परजीवी किसे कहते हैं, मृत जीवी किसे कहते हैं। तो अगर इन चीजों को आप जानते हैं, इसका डेफिनेशन अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप इसका एग्जांपल आप इसमें से चुन सकते हैं। तो आपको ये स्टडी करना होगा, पढ़ना होगा कि मृत जीवी, परजीवी, परपोषी, मृत जीवी तो पढ़ लेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वैसा जीव जो मृत जीवों पे रहकर अपना भरण पोषण करता है, मृत जीवों से ही अपना पालन करता है, वैसे जीव को मृतोपजीवी कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि उदाहरण में देखिए, तो इसका सही उदाहरण, सही एग्जाम्पल जो होगा वो होगा गोबर छत्ता। यानी मृतोपजीवी का उदाहरण कौन है निम्न में, तो वो है गोबर छत्ता। ठीक है, इसके बाद दूसरा, चूंकि समय वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसीलिए मैं बहुत बिल्कुल संक्षिप्त में बात करूंगा हर एक क्वेश्चन पर, और विशेष चूंकि मैं आपको चैप्टर बता दे रहा हूं तो आप चैप्टर का अध्ययन कर लेंगे। दूसरा सवाल इसमें है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। यानी कि पौधा जो है वो कौन से पदार्थ को उत्सर्जित करता है। ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया, एक प्रक्रम है। ठीक है, उत्सर्जन करने का, ठीक है, अपने शरीर से बाहर निकालने का। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ सवाल यही है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। यानी नीचे जो विकल्प दिए हुए हैं, रेजिन है, टेनिन है, गोंद है, या इनमें सभी है। तो इनमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो विकल्प ये बताता है कि पौधा अपने शरीर से इन पदार्थों को उत्सर्जित करता है। तो मैं बता दूं आपको कि रेजिन भी पौधा उत्सर्जित करता है, टेनिन भी पौधा उत्सर्जित करता है, और गोंद भी पौधा उत्सर्जित करता है। तो इससे पता चला कि सभी विकल्प बिल्कुल सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि सभी। यानी रेजिन भी, टेनिन भी, गोंद भी, और चौथा विकल्प में सही सभी है, तो सभी ही इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आइए तीसरा प्रश्न की बात करें। इसमें ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ये श्वसन अंग किसको कहते हैं, तो वह अंग जिसके द्वारा कोई भी जीव श्वसन की प्रक्रिया को करता है, सांस लेने की प्रक्रिया को करता है, तो वह उसे क्या कहते हैं, श्वसन अंग कहते हैं। अब यहाँ सवाल है कि श्वसन अंग निम्न में ट्रैकिया जो है वो किसका श्वसन अंग है। जैसे क्या मनुष्य का श्वसन अंग ट्रैकिया हो सकता है, क्या मछली का श्वसन अंग ट्रैकिया हो सकता है, तो नहीं। तो यहाँ पे जो सवाल है उसके हिसाब से पहला ऑप्शन में है हाइड्रा। क्या हाइड्रा का श्वसन अंग ट्रैकिया हो सकता है। हाइड्रा के श्वसन अंग को ट्रैकिया कहते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि हाइड्रा का जो बॉडी है, जो उसकी बनावट है, ठीक है, तो उसके पूरी सतह जो है वो संपर्क में होता है पानी का। ठीक है, तो हाइड्रा जो है वो अपनी ऊपरी सतह से ही श्वसन का कार्य कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही हाइड्रा भी इसमें नहीं है, स्टार फिश भी नहीं है। अब आइए बात करते हैं कॉकरोच का। तो कॉकरोच का जो श्वसन अंग है उसे ट्रैकिया कहते हैं। आपने देखा होगा, आप पढ़े होंगे बायोलॉजी, तो आपको आइडिया होगा कि कॉकरोच जो है वो ट्रैकिया के माध्यम से ही श्वसन का प्रक्रिया को पूरा करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कॉकरोच। ठीक है फ्रेंड्स,
आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर अपना दोस्त तक शेयर करें ताकि उसे भी जानकारी मिले और इसका लाभ ले सके। तो आइए बात हम लोग करते हैं चौथा प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी किसके माध्यम से होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, यानी किस अंग के माध्यम से होता है? जैसे पहला सवाल है वातरंध्र। वातरंध्र से क्या पौधों में श्वसन की जो प्रक्रिया, गैसों का जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है वो वातरंध्र से होता है? तो जान लीजिए वातरंध्र कहते किसको है। तो आपने पौधों को देखा होगा, तो पौधे का जो तना है या पौधे का जो धड़ है, तो उसमें जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसे वातरंध्र कहते हैं। तो इस वातरंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन भी हो गया नहीं। दूसरा है रंध्र। रंध्र यानी स्टोमाटा। ये कहते हैं पत्तों के अंदर, पौधे में जो पत्ते होते हैं उन पत्तों में जो छोटी छोटी छिद्रें होती है, उन्हीं छिद्रों से जो है वो गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये रंध्र हो गया, स्टोमाटा, यानी इसका सही उत्तर हो गया स्टोमाटा। ठीक है, जड़ की सतह से आप जान ही रहे हैं कि जड़ की सतह से जो है वो गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि जड़ की सतह से जो है वो जमीन के अंदर जो भी पौष्टिक तत्व है उसको जड़ की सतह से खींचता है, पानी को ऊपर ले जाता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो है सभी है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? रंध्र से। ठीक है, इसके बाद है निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत यानी कि केमिकल को एक जगह से दूसरे जगह लाने और ले जाने वाला। ठीक है, रासायनिक दूत किसको कहेंगे? तो यहां देख लीजिए कि पाचक रस। तो पाचक रस जो है उसका काम है पाचन करना, यानी जो आपने खाना खाया उस खाना को पाचक रस क्या करेगा? पचाने का काम करेगा, वो एक जगह से दूसरे जगह आने जाने का काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें है सिमल्टेशन है, उद्दीपक है, आवेग है और एक हार्मोन है। तो इसका सही उत्तर आप समझ गए होंगे। सही उत्तर बताइए। बिल्कुल हार्मोन, इसका सही उत्तर क्या है? हार्मोन है, यानी हार्मोन जो है वो उसको रासायनिक दूत कहा गया। क्यों? क्योंकि हार्मोन जो है वो पूरे बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान आता जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से हार्मोन के श्रवण के हिसाब से ही बॉडी काम करता है, बॉडी के अंग काम करते हैं, इसीलिए हार्मोन को क्या कहा गया है? रासायनिक दूत कहा गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, हम समझते हैं कि आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। नोट करते जाइए कॉपी पे, क्योंकि सवाल के साथ मैं थोड़ा सा इसका डिटेल्स भी बता रहा हूं हर एक प्रश्न पर, तो इसको कॉपी में नोट करते जाइए, बिल्कुल याद रहेगा आपको। और आने वाला एग्जामिनेशन में भी हो सकता है कई सवालों को इसमें से शामिल किया जा सकता है, तो आप इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, 5 सवाल हो गया, छठा सवाल का। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं छठा सवाल का। तो 6 नंबर पे मैंने लिखा है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? यानी एक स्त्री है, महिला है, तो उसमें कौन सा लिंग क्रोमोसोम की बात हो रहा है, कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि XY जो है वो पुरुषों में पाया जाता है, XY। ठीक है, और XX जो है वो गुणसूत्र स्त्री में पाया जाता है। तो यही सवाल है कि एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? XX। क्योंकि आपको पता है कि X और Y और XX का क्या प्रक्रिया होता है। ठीक है, जबकि हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को नहीं समझते। जैसे आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे दिया, अगला ऑप्शन दे दिया दोनों, तो ये तो संभव ही नहीं है कि जो है सो दोनों मैंने XY भी हो XX भी हो, ये संभव नहीं है। फिर यहाँ पे लिखता है कोई नहीं, तो कोई ना कोई तो क्रोमोसोम होगा ही। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही क्लियर है कि इसमें नहीं हो सकता। अब सवाल था XY का और XX का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कि एक स्त्री में जो है वो लिंग गुणसूत्र कौन सा पाया जाता है? XX। ठीक है, अगला सवाल है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? यानी मानव का जो हृदय है, जो दिल है, उसमें कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? ठीक है, तो आप इसको जान लीजिए कि जब हृदय का आपको आइडिया होगा, आप पढ़ते होंगे तो। ठीक है, इस तरह से तो इसमें जो है वो 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीले, बाया नीले, आप पढ़े होंगे बायोलॉजी के अंदर। तो इसमें कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, इसके बाद है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, यानी मस्तिष्क जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो किस प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है? बॉडी के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस को
माइंड देखता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो यहाँ पहला विकल्प है हृदय स्पंदन के लिए, यानी हृदय जो है यानी कि दिल जो है, ठीक है, वो कभी संकुचित हो रहा है, ठीक है, तो क्या ये इसके लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है, या फिर शारीरिक संतुलन के लिए, बॉडी में को कंट्रोल करने के लिए ये मस्तिष्क दिमाग उत्तरदायी है, या फिर सोचने के लिए, जब हम किसी बात को सोचते हैं उसके लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है, या फिर सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो आप बिल्कुल सिंपल समझ सकते हैं कि माइंड में किसी भी प्रकार की समस्या जब होती है तो बॉडी का कोई ना कोई पार्ट जो है काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर वो कहीं ना कहीं उसका कंट्रोलिंग माइंड में होता है। तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं इस सब के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी, यानी सभी प्रोसेस के लिए। इसके बाद अगला सवाल है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी भोजन जो शरीर हम लोग भोजन करते हैं और वो शरीर उस भोजन को पचाता है, तो ये जो पचने का जो प्रोसेस है, ठीक है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या, कौन सा प्रोसेस है, क्या कहलाता है? जैसे पहला में लिखता है कि संयोजन, तो संयोजन किसको कहते हैं? ठीक है, एक जोड़ने के प्रोसेस में आता है संयोजन, तो कहीं ना कहीं इसका तो कोई रॉन्ग नहीं है। अब है अपचयन और उपचयन। तो अपचयन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन के ह्रास को हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। और इसी का ठीक उल्टा कर दीजिए, यानी ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि वो अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो ये भोजन की प्रक्रिया में क्या हो रहा है? ठीक है, तो आप समझ लीजिए क्या हो रहा है। मैंने अभी बताया अपचयन और उपचयन, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, तो वो उपचयन है। तो यही जो है वो भोजन के पाचन में हो रहा है, अर्थात इसका सही उत्तर है उपचयन। और विस्थापन तो आप डिस्प्लेसमेंट समझते ही है, ठीक है, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं, कोई लगाव नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया उपचयन। अगला सवाल है कि किण्वन प्रक्रिया पाई जाती है, यानी किण्वन जो प्रोसेस है वो पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? अमीबा में, हाइड्रा में, ईस्ट में, या किसी में नहीं? तो सवाल है कि सबसे पहले इसके लिए आपको यही जानना होगा कि किण्वन है क्या। तो किण्वन के लिए अगर हम आपको बताएं कि किण्वन जो प्रोसेस है वो क्या है, तो जैव रासायनिक क्रिया। किण्वन क्या है? किण्वन एक प्रकार का जैव रासायनिक क्रिया है, और इस क्रिया में क्या होता है, तो जटिल कार्बनिक यौगिक जो है वो सूक्ष्म जीवों की मदद से, जटिल कार्बनिक यौगिक जो है वो सूक्ष्म जीवों की मदद से क्या होता है, सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाता है। यानी जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की मदद से, ठीक है, सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाता है, तो उस प्रोसेस को किण्वन कहते हैं। तो यह प्रोसेस किस में होता है? यह प्रोसेस ईस्ट में होता है। यह प्रक्रिया किस में होता है? ईस्ट में। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया? ईस्ट हो गया। तो ये जो है वो साइंस में जो प्रश्न है डीएलएड का, वो उस तरह का ये साइंस में जो प्रश्न पूछे गए थे। मैंने अभी सिर्फ बायोलॉजी से बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी के अधीन जो क्वेश्चन थे मैं उसका बात कर रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरफ भी चलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे 11वां क्वेश्चन नंबर का। तो अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन प्रश्न संख्या 11 का। तो 11 में मैंने प्रश्न लिखा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। अधिकतर सवाल ये आते रहता है, और जिस तरह डीएलएड में सवाल ये किया गया था कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, यानी कि जो अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा हो अंतरिक्ष यान से, ठीक है, तो उसको आकाश कैसा दिखेगा। तो चूंकि हम लोग जब जमीन से आकाश को देखते हैं तो वो हम लोग को नीला दिखाई देता है। तो ये तो डेफिनेटली है कि अगर नीला दिखाई देता है तो नीला तो जमीन से रहकर हम लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं होगा। बाकी अब इसके बाद आता है काला। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला ही दिखाई देता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? काला। लाल भी नहीं होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में जब यात्री गया हुआ है तो उसको अंतरिक्ष लाल नहीं दिखाई देगा। और उसके बाद रंगहीन है, यानी किसी भी रंग का नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। ठीक है, अब क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे रीजन क्या है, हम आपको अगले वीडियो में जब चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, अंतरिक्ष, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद किस दर्पण, 12 नंबर क्वेश्चन में है कि किस दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। बड़ा हल्का सा सवाल है, इजी सवाल है, लेकिन चूंकि आपको जानना होगा। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में ही बता रहा हूं, लेकिन समझा दे रहा हूं कि कैसे, किस दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, छोटा होता है। जैसे उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तो बहुत ही साफ सुथरा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमेशा उत्तल दर्पण में वस्तु से
छोटा प्रतिबिंब बनता है। जैसे आप देख लीजिए मोटरसाइकिल या कार में जो साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण होता है। और जब भी उसमें आप देखिएगा तो उतना बड़ा सा ट्रक भी आपको दिख रहा है तो उसकी साइज छोटी हो जाए लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो हमेशा छोटा दिखता है, इसलिए यही सही उत्तर आपका उत्तर है। अब अवतल की बात करते हैं तो अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। उसके पीछे एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण सॉरी अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से बड़ा दिखता है, ताकि साफ सुथरा कहीं पे कुछ छूटा हुआ नहीं हो। उसके बाद है समतल, तो समतल का मतलब ही समझ रहे बराबर, ठीक है ना, वस्तु बड़ा और ना ही छोटा दिखता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो गया उत्तल दर्पण। इसके बाद तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? ठीक है, तो प्रकाश एवं उसकी घटनाएं अर्थात प्रकाश से संबंधित जो भी चैप्टर है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, हमेशा उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल था कि तारे का टिमटिमाना, यानी आकाश में जब हम देखते हैं कि तारे टिमटिमा रहे, ठीक है, जिसको आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी कहते हैं एक पोएम के रूप में। तो ये जो टिमटिमाते हुए तारे हैं उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों टिमटिमाते हैं? तो उसका सही रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, यानी तारे का जो टिमटिमाना है वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। अब सवाल है ये कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन और उसके नियम, ये ठीक है, ये है क्या चीज? तो इसको चूंकि अभी धीरे धीरे करके वीडियो बड़ा ही होता चला जा रहा है तो मैं इन सभी चीजों को चैप्टर वाइज जब पढ़ाऊंगा तो आपको बता दिया जाएगा कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, इसके नियम कितने हैं, ये सभी चीजें। तो इसका सही उत्तर हो गया प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है, यानी नीचे जो विकल्प दिया हुआ है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है ना, ए और बी यानी कोयला पेट्रोलियम दोनों है और कोई नहीं है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण ये है। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि जीवाश्म ईंधन कहते किसको है। क्योंकि अगर जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं ये जानकारी हो जाए तो डेफिनेटली हम लोग इसमें से ऑप्शन से आसानी से चुन सकते हैं। तो कुछ भी आप जो है वो जानने से पहले, किसी भी ऑप्शनल चीज को जानने से बेहतर है कि हम उसके डेफिनेशन को ही बेहतर ढंग से समझ लें, जान लें, ताकि चीजें करना आसान हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो इसको ये जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो एक लंबे समय से यानी लाखों साल पहले, ठीक है, जमीन के अंदर, ठीक है, दबी हुई चीजें, ठीक है, जो है वो गल के सड़ के, समझ गए, और उससे जो प्राप्त होने वाली चीजें हैं, जो खनिज है, वो क्या है? वो जीवाश्म कहलाता है। ठीक है, तो इसमें पेट्रोलियम भी हमें उसी तरह से प्राप्त होता है, कोयला भी हमें उसी तरह से प्राप्त होता है। तो कोयला और पेट्रोलियम ये दोनों है, इसका मतलब ए और बी दोनों है, अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी ए और बी दोनों जीवाश्म का उदाहरण है। अगला सवाल है 15 नंबर में, किसी वस्तु में गति का कारण उसमें पाया जाता है। यानी अगर कोई वस्तु गति में है, जैसे आपने बॉल गेंद को पैर से आपने मारा तो वो गेंद जब जा रही है तो गति में जा रही है, तो उसमें जो ऊर्जा संचित होगी, उसमें जो ऊर्जा का जमाव होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? सवाल यहाँ पे ये किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा। बिल्कुल साफ सुथरा आपको समझ में आ रहा होगा आंसर इसका। ठीक है, जब कोई वस्तु गति में है तो गति में का मतलब उसमें जो भी ऊर्जा संचित है वो गतिज ऊर्जा है। तभी तो जैसे अगर मान लीजिए किसी वस्तु को आप वहां रखते हैं, ठीक है, और यहाँ से किसी चीज से ऐसे करके आप फेंक के मारते हैं, तो डेफिनेटली जब आपने किसी वस्तु को यहाँ से फेंका है तो इसमें जो ऊर्जा संचित हो रहा, जमा हो रहा या जा रहा, तो वो कौन सा ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा, तभी तो वो जाकर उस पर वार करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कि गतिज ऊर्जा, यानी कि किसी वस्तु में गति के कारण उसमें पाया जाता है कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला सवाल पर, 16 नंबर पर। अब हम बात कर रहे हैं 16 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 16 नंबर में मैंने लिखा है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है। यानी अमोनियम क्लोराइड को अगर जल में घोल दिया जाए, विलयन किसको कहते हैं? घोल को। तो यदि अमोनियम क्लोराइड को जल में घोल दिया जाएगा तो वो कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा या फिर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में ही मैं बता देता हूं आपको कि पीएच मान को समझिए। ठीक है, एक पे स्केल पे मैं बता रहा हूं, जैसे इसको बीच में मान लीजिए। ठीक है, अगर पीएच मान यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो 7 से पहले, ठीक है, अगर इस तरफ आप भागते हैं तो ये सब अम्लीय होगा। 6 है, ठीक है, 5 है,
4 है, 3 है, 2 है, 1 इस तरह। और अगर उसके बाद उस तरह भागते हैं तो सब क्षारीय होगा, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये सवाल किया जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, तो यहाँ पे जो है वो क्या इसका उत्तर होगा। तो चूंकि अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान आपको जानना होगा, ठीक है, तो इसका जो है वो विशेष रूप से इस पे जब वीडियो बना दिया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। क्षार किसको कहते हैं, अम्ल किसको कहते हैं, ठीक है, घोल किसको कहते हैं, विलयन किसको कहते हैं, ठीक है, विनय किसको कहते हैं, उदासीन किसको कहते हैं, सारे सवाल पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप ये समझे कि अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है, यानी अमोनियम क्लोराइड को अगर जल में पानी में घोल दिया जाए तो वो जो है वो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। आगे है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें संयोजक बंधनों की संख्या क्या है। यानी कि आप संयोजक बंधन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे आपने इस तरह से आपको याद होगा, पढ़े होंगे तो C है इधर इस तरफ से इसके चारों तरफ, यानी एक C का जो बंधन है वो इस तरह से आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये चारों CH4 का इस तरह से आणविक सूत्र ये हो गया, आणविक सूत्र। तो इसमें कह रहा है कि एथेन का अगर आणविक सूत्र C2 और H6 है तो आप बताइए कि इसमें कितने बंधन होंगे। तो C2H6 को आप करके देख सकते हैं, ठीक है, आपको कितना बंधन आ जाएगा मैं आपको बता देता हूं करके, ठीक है, थोड़ा सा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे C2 है तो C एक C यहाँ हो गया, ठीक है। अब बाकी इसके इस तरह से हो गए तो आप देख लीजिए H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ और इस तरह से आप देख लीजिए कि इसके बंधन जो है वो टोटल कितने हो गए, ठीक है। आणविक सूत्र C2H6 तो C2 2 C हो गया और H6 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 H हो गया। अब इसमें इसका आणविक बंधन की अगर इस संयोजक बंधन की बात करें तो देख लीजिए, गिन लीजिए 1 2 3 इसमें, 1 2 3 इसमें और 1 इसमें, 3 3 6 और 1 7। इसका सही उत्तर क्या है, 7 है। बिल्कुल आप फिगर देख, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आप कॉपी को लेकर बैठे, जब आप कॉपी लेकर बैठेंगे, ठीक है, और आप नोट करेंगे प्रश्नों को, चूंकि ये डीएलएड के सिलेबस से रिलेटेड प्रश्न है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप नोट करते हुए इसको समझते हुए चले, नोट करें, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, 7 हो गया। अब आगे आइए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। शल्य चिकित्सा तो आप समझ रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हड्डी टूट जाती है तो उसके लिए एक्सरे होता है, एक्सरे में ये पता चलता है कि हाँ भाई हड्डी कितना क्रैक है, किस तरह से टूटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें यानी हड्डियों को अगर जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला अगर कोई रासायनिक पदार्थ है तो ये निम्न में कौन सा है, सवाल यही है। अब ये देखिए धोने का सोडा, अब आप सोच लीजिए, जाहिर सी बात है कभी ना कभी किसी न किसी रिलेशन में किसी को तो हड्डी टूटा होगा और आप गए होंगे, आपने देखा होगा, तो वहां पे धोने का सोडा का क्या काम है बता दीजिए। क्या वहां सर्फ एक्सेल आएगा तो उससे हड्डियों को धोया जाएगा, ऐसा नहीं ना है, बिल्कुल नहीं। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल यहीं से खारिज, खत्म। अब जिप्सम की बात करते हैं तो जिप्सम आपको पता होगा कि सीमेंट में इसको मिलाया जाता है, इसकी जो है जमने की क्षमता है जो उसको कम करने के लिए मिलाया, तो इसका भी कोई रोल नहीं वहां पे है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जैसे प्लास्टर शब्द आता है तो आपको लगता है नहीं प्लास्टर तो होता है ना, इसका सही उत्तर भी यही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाकी यहाँ पे खाने का सोडा है, तो ऐसा नहीं थोड़ी इसको सॉफ्ट करना है हड्डी को कि भाई हम लोग खाने का सोडा उसको मिला देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर आपने देख लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्ल होगा, अम्लीय होगा, किस पीएच वाला मान, यानी पीएच किसी का 1 है तो अधिक अम्लीय होगा, या पीएच मान 2 है तब अधिक अम्लीय होगा, या पीएच मान 3 है तो अधिक अम्लीय होगा, या पीएच मान 4 है तो अधिक अम्लीय होगा। यानी ज्यादा अम्लीय होने के लिए ये जो 4 विकल्प दिए हुए उनमें से कौन सा सटीक बैठता है। तो आप जान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा तो 4 है, तो ये संख्याओं में ज्यादा हो सकता है, लेकिन अम्लीयता में ये ज्यादा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अभी मैंने आप अपनी चार्ट्स के हिसाब से भी देख लीजिए कि इस तरफ जितना ज्यादा बढ़ेगा, मैंने ऊपर भी बताया था, वो उतना ज्यादा अम्लीय होगा। तो यहाँ देख लीजिए अगर यहाँ पे कोई एक ही पर है, ठीक है, तो ये ज्यादा अम्लीय है, फिर इसके बाद 2 पर है तो कम, उससे कम अम्लीय, 3 पर तो उससे कम अम्लीय, 4 पर तो उससे कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 है किसी का पीएच मान तो डेफिनेटली वो ज्यादा अम्लीय होगा इन बाकी विकल्पों की अपेक्षा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अंतिम सवाल है, चूंकि हम एक वीडियो में 20 सवाल को ही कवर करेंगे वरना वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम 20 सवाल को ही कवर करेंगे इसमें। तो मेरा अंतिम सवाल इसमें है कि क्यूपराइट निम्न में किस धातु के अयस्क है।
क्यूपराइट। ठीक है, तो आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। ठीक है, जैसे Al लिखा इसने, तो Al यानी एल्युमिनियम, ये सब संकेत लिखे हुए। हालांकि जैसे Hg है तो Hg यानी मरकरी की बात किया जा रहा है, पारा की बात किया जा रहा है, तो इसमें सांकेतिक भाषा में लिख दिया गया है। ठीक है, इसको पारा भी लिखा जा सकता था, जिंक भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे कॉपर भी लिखा जा सकता था, एल्युमिनियम भी लिखा जा सकता था, लेकिन इसमें सांकेतिक भाषा यूज किया गया। तो Hg का तो है नहीं, क्यूपराइट, Zn यानी जिंक का भी नहीं है, C यानी कॉपर, तो कॉपर का ही जो है वो क्यूपराइट अयस्क है। और बाकी एल तो एल्युमिनियम का आप भली बात जानते हो कि सवाल भी बार बार आता है, बॉक्साइट, एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट है। तो इस तरह से मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन डीएलएड का 2022 का था उसमें से कई सवालों को मैंने आपके समक्ष सामने बताया, बिल्कुल एक एक करके हर एक सवाल पर मैंने बिंदुवत चर्चा भी की है, विशेष चैप्टर पर ही बताया जाएगा। तो इस तरह से अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी और को भी लाभ हो सके। धन्यवाद।